गांव के एक छोटे से घर में 3 भाई रहते थे, विवेक, अर्जुन और विजय। विवेक सबसे छोटा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। विवेक की पढ़ाई में दिलचस्पी और मेहनत उसकी भाभीियों रेखा और सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो चाहती थी कि विवेक पैसा कमाए, जबकि वह दिन भर अपनी पढ़ाई में खोया रहता था। हमारे पतियों की मेहनत की कमाई यह लड़का यूं ही इन महंगी किताबों में उड़ा रहा है। मुझे तो लगता है कि यह पढ़ाई का बहाना इसलिए बनाता है ताकि इसे कोई काम न करना पड़े। हाँ, सही कहती हो, इसका कुछ न कुछ करना होगा। दोनों ने एक योजना बनाई और जैसे ही उनके पति घर लौटे, दोनों ने विवेक की शिकायत करनी शुरू कर दी। देखिए, ये आपका लाडला भाई दिन रात अपने कमरे में पड़े पड़े टाइम पास करता रहता है। हम तो समझा कर थक गए कि बाहर निकलो, कोई काम ढूंढो या भाइयों का ही काम में हाथ बटा दो, लेकिन ये तो सुनता ही नहीं। हाँ, रामू काका का बेटा कॉलेज में इसी के साथ पढ़ता था। आज देखिए कैसे बड़ी नौकरी कर रहा है, लेकिन ये गलत संगत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मैं कहती हूँ कि अब बहुत हो गया। इसे आप लोगों के प्यार ने बिगाड़ दिया है। अब थोड़ी सख्ती से पेश आना पड़ेगा। इसे घर से बाहर निकाल दो। बाहर जाएगा तो इसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये क्या कह रही हो तुम? हम अपने भाई को घर से निकाल दें? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? अरे, आप बेकार का गुस्सा कर रहे हैं। कभी कभी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। और कौन सा भी कह रही हूँ कि हमेशा के लिए निकाल दो, 1 हफ्ते के लिए निकाल दो, फिर बुला लेना। भाभी ठीक कह रही हैं। अगर इसे अब थोड़ी सी सख्ती नहीं दिखाई जाती तो ये सुधरने वाला नहीं है। इस तरह से अपनी पत्नियों की चाल से अनजान दोनों भाइयों ने विवेक को घर से निकाल दिया। विवेक रास्ते पे रोते रोते चलते जा रहा था। तभी उस पर एक व्यापारी की नजर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो और ऐसे अकेले कहाँ जा रहे हो बेटा? पता नहीं बाबा, बस जिस दिशा में सड़क मुझे ले जाए। क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो? विवेक ने व्यापारी से अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया। व्यापारी ने उसे ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मेरी एक बेटी है, वो पढ़ाई में थोड़ी कमजोर है। अगर तुम उसे ट्यूशन पढ़ा सको तो तुम्हारा थोड़ा सा काम हो जाएगा और उसे भी मदद मिल जाएगी। विवेक व्यापारी के साथ उसके घर चला गया। व्यापारी के घर पहुंचते ही उसकी बेटी सोनाली, जो करीब विवेक की उम्र की थी, हाथ में पानी का ग्लास लेके आई। अच्छा, तो आप वही हो जो मुझे ट्यूशन पढ़ाने आए हैं। चिंता ना करो, 2 दिन में आपकी छुट्टी कर दूंगी, जैसे बाकी का की थी। ये कहकर सोनाली चली गई। लेकिन विवेक को भी समझ आ गया था कि इसे पढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। ट्यूशन के दौरान सोनाली विवेक को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी वो किताब छुपा देती, कभी पेन की स्याही खत्म कर देती, तो कभी अचानक अजीब अजीब सवाल पूछकर उसे उलझाने की कोशिश करती। अच्छा, ये बताइए गुरुजी, अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचता है। तो फिर चांद क्यों नहीं गिरता? विवेक को उसकी हरकतों पर हंसी आ गई, लेकिन उसने समय नहीं खोया। वह धैर्य से उसे समझाने लगा, क्योंकि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और उसकी गति और गुरुत्वाकर्षण बल के संतुलन से वो गिरता नहीं है। सोनाली ने मुंह बिचका लिया। उसे मजा नहीं आया कि विवेक इतनी आसानी से उसके सवालों का जवाब दे रहा है। वो चाहती थी कि वो गुस्सा हो, नाराज हो और अपने पिता से उसकी शिकायत लगाकर उसे घर से निकाल दे। लेकिन उल्टा विवेक के शांत स्वभाव और अच्छे व्यवहार की वजह से सोनाली धीरे धीरे विवेक के प्रति आकर्षित होने लगी। इस बीच विवेक की 2 भाभियों को पता चला कि विवेक गांव से गया नहीं है, बल्कि व्यापारी के घर रह रहा है। ये सुन के वो सोच में पड़ गई कि कहीं उनके पति उसे वापस न बुला ले। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और व्यापारी की पत्नी श्लोका से मिलने के बहाने उनके घर पहुंची। आपके घर की सजावट कितनी सुंदर है। मैं तो सोच रही थी कि अगर हमारे पास भी इतने पैसे होते तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही सजाते। इसी तरह की बातों में रेखा श्लोका को व्यस्त रखती है। तभी सीमा नजर बचाकर श्लोका के गले से हार निकाल लेती है और उसे विवेक के कमरे में जाकर उसके कपड़ों में छुपा देती है। बात करते करते श्लोका की नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। उसके गहनों में से एक हार गायब था। ये देखकर वो घबराते हुए चौंक के उठी। हे भगवान, मेरा हार कहाँ गया? श्लोका तुरंत रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर व्यापारी, विवेक और सोनाली दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? श्लोका रुआंसी होकर
हार के गायब होने की घटना बताती है। यह हार जरूर विवेक ने चुराया होगा। हमारे घर भी रहता था तो अक्सर कोई न कोई सामान चुराकर उसे बेच देता था और अपने दोस्तों के साथ नशे करता था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए तो हमने उसे घर से निकाल दिया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा विवेक। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। सभी लोग विवेक की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हाँ, क्यों नहीं, चलो एक बार इसके कमरे की तलाशी लेके देख लेते हैं। जब कमरे की तलाशी होती है तो उसके कपड़ों में से वो हार मिलता है। ये क्या है विवेक? मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। विवेक ने अपनी खूब सफाई दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे व्यापारी ने भी घर से निकाल दिया था, इसलिए वो एक बार फिर बेघर होकर दुखी मन से चलता चलता एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। तुम कौन हो बालक, और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं। विवेक साधु को अपनी पूरी कहानी बताता है। साधु बाबा उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे एक सेब देते हैं। ले, ये सेब ले ले, इससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। विवेक सेब को थामता है और थोड़ा सा खाता है। जैसे ही उसने सेब का पहला टुकड़ा खाया, अचानक उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा महल प्रकट हो जाता है। वो हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। ये क्या है? मेरे सामने ये महल कैसे आ गया? ये जादुई सेब है बालक। जो भी इसे खाता है उसके पास इतना धन आ जाता है कि उसकी सभी मुश्किलें हल हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सेब केवल अच्छे कर्म करने वाले के लिए है। बुरे कर्म करने वाले इसे खाने से बर्बाद हो जाते हैं। ये कह के साधु चले जाते हैं और विवेक अब उस जादुई महल में रहने लगता है। वहाँ सोने की कोई कमी नहीं थी। महल की हर दीवार, हर कोना सोने से सजा हुआ था। लेकिन विवेक अपनी खिड़की पर खड़े होकर सोच रहा था कि आखिर वो इतने धन का करेगा क्या। तभी उसकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी, जो बहुत मुश्किल से गेहूं की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। इसे देख विवेक ने सोचा, इस गांव में कितनी गरीबी है। ना तो लोगों के पास ढंग का घर है और ना ही जरूरत का सामान। जब भगवान ने मुझे इतना धन दिया ही है तो क्यों ना मैं इन्हें ये अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूं। इसी सोच के साथ विवेक ने सभी किसानों को एक ट्रैक्टर भेंट की, नहर बनवाई, साथ ही अच्छे हॉस्पिटल और बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाए। धीरे धीरे उस गांव में लोग समृद्ध होने लगे थे। विवेक ने 1 साल इसी तरह गांव में रहकर लोगों की मदद करता रहा। एक दिन जब वो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी उसकी दोनों भाभियों की उस पर नजर पड़ी। यह तो वही है, वही विवेक जिसे हमने घर से निकाल दिया था। देखो अब कितना बदल गया है। हाँ, लेकिन इसके पास इतने पैसे कैसे आए, पता करना पड़ेगा। इसी जवाब के खोज में वो विवेक की कार के पीछा करते करते महल के सामने जा पहुंची। इतना बड़ा महल मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसकी भाभियां उसकी स्थिति को देखकर सोचने लगी कि कैसे वो अचानक इतना अमीर हो गया। तभी उन्होंने महल के एक नौकर को पुकारा, जो पौधों को पानी दे रहा था। 1 साल पहले यह लड़का बहुत गरीब था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके पास अचानक इतना धन आ गया? ये तो रहस्य है और रहस्य को मुफ्त में उजागर नहीं करना चाहिए। भाभियां समझ गई कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से एक सोने का कंगन निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम्हें कीमत मिल गई। अब बताओ कि आखिर वो कौन सा रहस्य है? ये सब एक जादुई फल का कमाल है। मालिक के पास एक ऐसा फल है जो उसे खा ले वो अमीर हो जाए, लेकिन मालिक उसे ऐसी गुप्त जगह छुपा कर रखते हैं कि कोई खोज भी नहीं सकता। ये सुनकर दोनों भाभियों के मन में लालच आ गया। वो सोचती हैं कि अगर ये फल उन्हें मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ये फल कैसे हथियाएं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। तभी रेखा को एक आइडिया आता है और सीमा के साथ तुरंत व्यापारी के घर पहुंचती है। व्यापारी अब बहुत बीमार रहता था, इस वजह से उसका सारा व्यापार बर्बाद हो चुका था और इतने बुरे दिन आ गए थे कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तुम सबकी हालत देखकर हमें बहुत दुख होता है, पर हम तुम्हारी बीमारी का इलाज बता सकते हैं, जिससे तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। क्या इलाज है, जल्दी बताओ। बिस्तर पर ऐसे लाचार पड़े पड़े अब मैं थक चुका हूँ। विवेक के पास एक ऐसा जादुई फल है जिसे खाते ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यकीन नहीं होता तो सीमा से पूछ लो। उसी जादुई फल की मदद से आज वो इतना अमीर हो गया है।
उसके पास बड़ा सा महल है, गाड़ी और बहुत सारे नौकर चाकर आ गए हैं। पूरी ऐश की जिंदगी जी रहा है वो। ये सुनकर व्यापारी सोच में पड़ जाता है। लेकिन हमने उसके साथ जो किया उसके बाद क्या वो फल मुझे देगा? अरे वो हमें नहीं देगा, लेकिन सोनाली को तो देगा। मुझे पता है कि दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। ये सुन के सोनाली ने शर्म से अपना सर झुका लिया। इसके बाद व्यापारी ने विवेक के पास सोनाली से शादी का प्रस्ताव भेजा, जिसे मिलते ही विवेक काफी खुश हो गया और उसने जल्दी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह से सोनाली शादी करके विवेक के महल में आ गई। एक दिन सोनाली और विवेक चाय पी रहे थे, तभी सोनाली ने पूछा, विवेक, जब आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे तब आपके पास रहने को घर भी नहीं था, और आज इतना धन कैसे? विवेक थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर वो बात को टालने की कोशिश करता है। कुछ नहीं सोनाली, और क्या फर्क पड़ता है, बस हम खुश रहें, यही काफी है। अब तो मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और मुझे यह जानने का पूरा हक है कि आपके पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे यह सच जानना है। ठीक है सोनाली, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि इसे किसी को नहीं बताओगी। विवेक अपने कमरे में गया और एक छिपी हुई तिजोरी को खोला। तिजोरी में एक चमकदार लाल रंग का एक सेब रखा था। वो सेब सोनाली के सामने रखते हुए बोले, ये एक जादुई सेब है जिसे मुझे एक बाबा ने दिया था। इसे खाते ही मेरे पास बहुत सारा धन आ गया, लेकिन मैं इसे छुपा के रखता हूँ कि कहीं ये किसी गलत इंसान के हाथ में न लग जाए। सोनाली ये सब देख हैरान रह जाती है। सच में सेब भी जादुई होते हैं? हाँ सोनाली, सेब भी जादुई होते हैं। खैर, इसे अब मैं रख देता हूँ क्योंकि मुझे किसी काम से शहर जाना है। ये कहकर विवेक चला जाता है। तभी सोनाली चुपके से तिजोरी खोलती है और अपने पल्लू में सेब छुपाकर अपने मायके पहुंचती है। वहां पहले से ही सीमा और रेखा मौजूद थे। सेब देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। सीमा आगे बढ़ के सोनाली के हाथ से सेब छीन लेती है। मुझे क्या लगा था बेवकूफ लड़की, ये सेब मैं तुम्हारे पिता के लिए मंगाई हूँ ना, बिल्कुल नहीं। इसे तो मैं खाकर अमीर बन जाऊंगी। ये कहते ही सीमा और रेखा दोनों बारी बारी उस सेब को खाने लगती हैं। लेकिन तभी उनका रूप बदल जाता है और वो अमीर होने की जगह बूढ़ी और बदसूरत हो जाती हैं। ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोनों जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी सेब से आवाज आती है, मैं एक जादुई सेब हूँ, जो भी मुझे लालच से खाएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों भाभियां और जोर से रोने लगती हैं। उन्हें समझ आ गया था कि कैसे लालच ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब उनके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था।